नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान क्या है? संविधान कानूनों का एक संग्रह है। ठीक है, क्या है? कानूनों का एक संग्रह। यदि हम बात करें तो इसमें ऐसे कानून हैं जिसके द्वारा देश का शासन और प्रशासन चलता है और हमारे देश की जनता जो है वो सुरक्षित और शासित रहती है। ठीक है, सुरक्षित और शासित रहती है। शासन और प्रशासन क्या है? देखिए, शासन जो है वो गवर्नेंस है और प्रशासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कि ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है और ये एक सिलेक्टेड बॉडी होती है। ये जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जैसे एमएलए, जैसे मुख्यमंत्री इत्यादि और प्रधानमंत्री इत्यादि। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सिलेक्टेड बॉडी होती है। इसमें कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस और जितने भी ये अधिकारी होते हैं ये यहाँ से चुनकर प्रशासन के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो अधिनियम क्या है? संसद, देखिए संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का पहला अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यदि आप लोकसभा के एक सदस्य हैं और आप किसी कानून को बनाना चाहते हैं तो हमें किसी भी कानून को बनाने के लिए उसका बिल पारित करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3 मतों से सहमति होनी चाहिए। और जब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देगा, तो ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजतंत्र पर। यदि हम राजतंत्र की बात करें तो ये राजा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और राज की सभी शक्तियां जो होती हैं वो अकेले राजा के पास ही होती हैं। राज्य का सर्वोपरि जो होता है वो राजा ही होता है और राज्य की सभी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं। और यदि हम बात करें तो राजा निरंकुश होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब राजा निरंकुश होगा तो राज्य की कल्याणकारी होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजा का बेटा ही राज्य करेगा, शासन करेगा, चाहे वह अयोग्य ही क्यों ना हो। आजादी के बाद लोकतंत्र लाया गया। लोकतंत्र लोगों के कल्याण के लिए है और ये पब्लिक सिस्टम है। यहाँ शासन के जो अनुसार जो पद होते हैं वे मर्यादित होते हैं और ये वंशानुगत नहीं होते हैं, ये लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। यहाँ शासन जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे विभागों में बांट दिया गया है और हर विभाग अपना अपना काम करता है जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास पर। अगर हम संवैधानिक विकास की बात करें तो सबसे पहले हम रेगुलेटरी एक्ट 1773 पर एक नजर डालते हैं। बंगाल, बम्बई, मद्रास, पहले इन तीनों के गवर्नर एक ही हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस एक्ट के तहत तीनों प्रांतों का एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें तो इसके सलाह के लिए 1+4 राज्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो कि फिलीपींस, फ्रांसिस, मैनसन और क्लेवरिंग बरवेल ये थी। ठीक है, यहाँ सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और इन चारों सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार जो होता है वो गवर्नर के पास नहीं होता है। इनको हटाने का जो अधिकार होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है। ठीक है, किसे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ब्रिटिश के जो सम्राट होते हैं उनके पास होता है वही। इसके साथ ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जो कि 1774 में बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें 1+3 सदस्यों का नियुक्ति करी गई थी, जिसमें पहले थे चैम्बर, दूसरे थे लिमिस्टर, तीसरे थे हाइड और एक मुख्य न्यायाधीश थे
जो कि थे एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे। तो कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जिसमें कि 1+3 सदस्यों का जो है उसमें नियुक्ति करी गई। उसमें 3 सदस्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? पहले थे चैम्बर, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड और चौथे थे एक मुख्य जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो ये 6 कमिश्नरों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है, 6 कमिश्नरों का, ठीक है, 6 कमिश्नरों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और यदि हम बात करें तो इसके सदस्य कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे। इसके जो सदस्य होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे और सरकार का व्यापार पर नियंत्रण या निगरानी बढ़ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 में समाप्त कर दिया गया। यदि हम बात करें तो गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की संख्या जो थी वो 3 रखी गई और अप्रत्यक्ष रूप से द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से किसकी शुरुआत की गई? द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत शासन की यदि हम बात करें तो द्वैत शासन जो है वो 2 शासन का मतलब है 2 लोग शासन करेंगे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह व्यापारिक गतिविधियों को देखेगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यादि। और अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक प्रशासन देखेगा, ठीक है, वो क्या देखेगा? राजनीतिक प्रशासन। यदि हम बात करें तो जो इनका वेतन था, इनका वेतन पहले ब्रिटेन से आता था, अब भारत से इनका वेतन आने लगा और इसकी जो अवधि थी वो 20 वर्ष की बढ़ा दी गई, ठीक है। 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम की यदि हम बात करें तो चाय व चीन का व्यापार को छोड़कर से सभी व्यापार अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो कोई भी अंग्रेज व्यापार कर सकता था लेकिन शर्त ये थी कि उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। चाय चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया का एकाधिकार था, ठीक है, चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार था। और यह घोषणा की गई कि भारत की जो शिक्षा थी यह घोषणा की गई कि भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ठीक है, और साथ ही ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रसार करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। आगे बात करें तो इस एक्ट की अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब बात करते हैं 1833 का अधिनियम। अगर हम 1833 के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत को केंद्रीकृत कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यदि बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद संख्या जो थी वो 4 थी, ठीक है, और इनमें जो चौथा सदस्य होता था वो विधि सदस्य रखा गया, ठीक है। वो विधि सदस्य जो था वो कौन था? वो था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। अगर हम बात करें तो भारत की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी कर दी गई। भारत की राजभाषा जो थी वो क्या कर दी गई? वो अंग्रेजी कर दी गई। और आगे यदि हम बात करें तो इसकी जो विशेषता थी जो वह थी धारा 87, ठीक है, क्या थी? धारा 87। इसके तहत सरकारी नौकरियों में जाति वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था और इस एक्ट की अवधि जो थी वो भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। तो इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो संख्या थी वो थी 4 और इसमें जो चौथा सदस्य था वो था विधि सदस्य। और विधि सदस्य कौन थे? पहले
वो थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और भारत की जो राजभाषा रखी गई थी वो अंग्रेजी रखी गई थी, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो धारा 87 थी। इसके तहत सरकारी नौकरियों में जाति वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, और इस एक्ट को भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे बात करते हैं 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम की यदि हम बात करें तो केंद्र में पहली बार विधान परिषद आया, और यदि हम बात करें तो इस एक्ट के तहत अब ICS की जो परीक्षा थी वो लिखित परीक्षा होने लगी थी। आगे बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अगर हम 1858 की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन था वह क्राउन को सौंप दिया गया, ठीक है। क्राउन ताज ब्रिटिश की महारानी को सौंप दिया गया, ठीक है। किनको सौंप दिया गया? ब्रिटिश की महारानी को सौंप दिया गया। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया। आगे यदि हम बात करें तो इसके साथ साथ 6 कमिश्नरों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 6 कमिश्नरों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ 15 सदस्यों की भारतीय परिषद बनी, ठीक है। 15 सदस्यों की क्या बनी? 15 सदस्यों की भारतीय परिषद बनी। इसका जो कार्यालय था उसको इंडियन ऑफिस बोल दिया गया, ठीक है। जो इसका कार्यालय था, इसको क्या कहा गया? इंडियन ऑफिस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगर हम 1861 की बात करें तो अधिनियम 1861 के तहत IPC की व्यवस्था लागू की गई, जो कि 1862 में लागू की गई थी। पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई, ठीक है। पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई, और इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और ये जो था, इसकी जो अवधि जो थी ये 6 माह के लिए वैध था, ठीक है। ये कितने माह के वैध था? 6 माह के लिए, ठीक है। तो अधिनियम के तहत IPC की व्यवस्था लागू की गई, जो कि 1862 में लागू की गई, और पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, और ये जो इसका जो समय था वो 6 माह के लिए वैध कर दिया गया। अब बात करते हैं अधिनियम 1892 की। अगर हम अधिनियम 1892 की बात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। अगर हम बात करें तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार भी इस अधिनियम के तहत दे दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं मार्ले मिंटो 1909, ठीक है। मार्ले मिंटो पर अगर हम बात करें तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, और इसमें मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। अगर हम बात करें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, और इसमें एक भारतीय थे जिनका नाम था SP सिन्हा, उनको नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ठीक है।
अगर हम 1919 की बात करें तो वायसराय का कार्यभार कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, केंद्र में कितनी द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी गई। और पहले तो क्या था, सिर्फ विधान परिषद था और अब इसके साथ साथ राज्य परिषद भी आ गया। फाइनेंस को छोड़कर, वित्तीय मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार थे वो दोनों को बराबर बराबर थे, क्योंकि जो वित्तीय मामले वो संसद में जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके साथ ही साथ जो मद्रास के ब्राह्मणों को, मद्रास के ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचित क्षेत्र दे दिए गए। इसके साथ ही प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा और व्यापक विस्तृत कानून था। इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था और पारित होने का वर्ष जो था वो 1935 था। ठीक है, और ये लागू हुआ 1937 में। अगर हम बात करें तो अधिनियम के उद्देश्य जो थे वो क्या थे? इस अधिनियम के उद्देश्य जो थे वो थे भारत में प्रशासनिक सुधार करना, भारतीयों को सीमित स्वशासन देना और ब्रिटिश शासन को बनाए रखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। अखिल भारतीय संघ, जैसे अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव, लेकिन ये कभी लागू नहीं हो सका। अगर यदि हम अखिल भारतीय संघ की बात करें तो जब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत एक हो जाती है तो अखिल भारत का निर्माण हो जाता है, किंतु देशी रियासतें एक ना हो सकी, अर्थात अखिल भारत का निर्माण भी नहीं हो सका। आगे यदि हम दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता पर बात करें तो प्रांतों को प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई और द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक है, द्वैत शासन केवल केंद्र में लागू किया गया और दो विषयों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्ताक्षरित विषय। ठीक है, सूची प्रणाली 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। यही व्यवस्था आगे चलकर भारतीय संविधान में भी अपनाई गई थी। मताधिकार, सीमित मताधिकार दिया गया, केवल या फिर लगभग 14% जनता को वोट देने का अधिकार। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई, यही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। भारतीयों की प्रतिक्रियाओं के बारे में, भारतीयों की प्रतिक्रियाएं क्या थी? कांग्रेस जो था वो आंशिक रूप से अस्वीकार किया उसने इस एक्ट को, और मुस्लिम लीग जो था वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने से असंतुष्ट था। अगर बात करें फिर भी 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अगर आगे बात करें तो इसकी सीमाएं और कमियां क्या थी? जो इसकी सीमाएं और कमियां थी वो थी गवर्नर जनरल को अत्यधिक शक्तियां और वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास थी, पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था, सांप्रदायिकता आधार पर चुनाव व्यवस्था। ठीक है, महत्व, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत और भारतीय ढांचे की नींव, प्रशासनिक अनुभव का अवसर।